नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। मेरी क्या पुरानी जानकारी होगी। मैं तो गांव में फैली आंखों की बीमारी से गांव वालों को बचाने वाली टीम के साथ आया हूँ। कौन कौन आंखों की बीमारी से परेशान है, तो तुमने ही रेवती का नाम लिया है, नहीं तो मुझे क्या पता चलता। पर रेवती की आंख सवेरे तक तो ठीक थी, मैंने उसका नाम कैसे ले लिया। चलो कोई बात ना, मेरे से गलती हो गई। मैं देखती हूँ कहीं छोरे की आंख सचमुच में तो लाल ना हो गई है। लड़की ने अपनी गलती मानते हुए कहा और रेवती के घर की ओर चली गई। मनोज कुमार को बहुत राहत महसूस हुई। छोटी सी बच्ची ने उसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था। वह तो झूठ बोलकर ही किसी तरह बच पाया। वैसे वह देखने में ही छोटी थी, तर्क करने और बातें बनाने में तो वह पूरी दादी अम्मा थी। रेवती ने भी एक ही दिन में उसे अपने रंग में ढाल लिया था। अब भी वह बाल बाल बचा होने का एहसास लिए अपनी यूनिट के साथ आकर रोगियों से बातें करने लगा। अधिकांश छोटे बच्चे और उनकी माताएं असावधानी के कारण आई फ्लू से संक्रमित हुई थी। बिना हाथ धोए या लापरवाही से संक्रमित रोगी को उठा लेना, उसकी आंखों में नज़दीक से देखना और आंखों को बिना हाथ धोए पहुंचकर अपने चेहरे या आंखों को छू लेना खतरनाक साबित हुआ था। पूरी साफ सफाई ना रखना भी रोग को बढ़ाने का कारण था। सेवा के लिए आए कैडेट्स ने सावधानीपूर्वक रोगियों की जांच की तथा उनकी आंखों में दवाई डालकर उन्हें समझाया कि उन्हें दी जा रही पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर साफ कपड़े या साफ रुई से आंखों को हल्के हाथों से साफ करना चाहिए। उस पानी और रुई को दूर फेंक देना चाहिए। आई फ्लू संक्रामक रोग है जो संपर्क में आने और रोगी की आंखों में झांकने से फैलता है। इससे बचने के लिए साफ सफाई तथा पूर्ण सावधानी रखना बहुत जरूरी है। पांचों कैडेट्स के ग्रुप ने एक एक घर में जाकर रोगियों की जांच की और उन्हें दवाइयां देकर उसके सही इस्तेमाल का तरीका भी बताया। फीमेल कैडेट्स ने माताओं को उनके छोटे बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से समझाया कि अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, किंतु जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसे चूमना या गले लगाकर प्यार करना माँ और बेटे दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए उसकी आंखों की सफाई करने और दवा डालने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर, आंखें साफ करने के लिए पानी में मिलाए जाने वाला पाउडर तथा आंखों में डाली जाने वाली दवाई कैप्सूल देकर उनके प्रयोग की विधि समझाकर और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने का भरोसा देकर शाम तक मनोज कुमार की टीम कैंप में लौट आई। उन्हें बहुत संतोष हुआ कि उन्होंने आज एक मोहल्ले में आई फ्लू के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चलाकर बहुत से रोगियों को राहत पहुंचाई है। मनोज कुमार ने कर्नल साहब को सहर्ष सूचित किया कि आज 25 कैडेट के 5 ग्रुप ने आई फ्लू की रोकथाम के लिए प्रारंभ किए गए अभियान में रोगियों के साथ आत्मीयता और सफलतापूर्वक उनकी सेवाएं करके बहुत खुशी हुई। 25 कैडेट के 5 ग्रुप मिस दीप्ति कुमारी की अगुवाई में कल फिर दूसरे मोहल्ले में जाएंगे और रोगियों की सेवा करके खुश होंगे। मनोज कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि उसे रेवती से मिलने का अचानक ऐसे अवसर मिल जाएगा तथा बचपन में अधूरी रह गई उनकी मासूम दोस्ती किसी बहाने फिर से आगे बढ़ेगी। आस्थावान व्यक्ति अचानक बदले प्रत्येक घटनाक्रम में इस स्वेच्छा को सर्वोपरि मानकर स्वयं को उसका निमित्त मान लेता है। मनोज कुमार को आई फ्लू की रोकथाम और गांव वासियों की सेवा के लिए जयरामपुर ही क्यों भेजा गया। यह महामारी तो प्रदेश के अनेक जिलों में भी फैली है। उसे किसी और गांव की जिम्मेदारी भी तो सौंपी जा सकती थी। यह तो सच है कि उसके दिल में भी इस गांव की एक लड़की की तस्वीर अंकित है तथा वह उससे बिछुड़कर भी उसे भूल नहीं पाया है। उसके साथ बिताए कुछ यादगार क्षण एक आम के साथ जुड़कर उसकी स्थायी धरोहर बन गए हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते आम के उस वृक्ष को ही वह साक्षात रेवती मानकर उससे रोज बातें करता है और अपनी खुशी तथा उल्लास के क्षण भी एकांत में उससे साझा करता है। वह तो अभी तक यह भी जान नहीं पाया है कि उस गंवार सी लड़की में ऐसा क्या आकर्षण है कि वह उसे आज तक भुला नहीं पाया है। क्या उसका मासूम अपनत्व तथा उसकी सहनशीलता, अथवा उसका वर्णातीत रूप सौंदर्य, उसके पलके झुकाकर बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर देखकर मुस्कुराना, या उसके गालों में बनते बिगड़ते गड्ढों की गहराई में डूब जाने का उसका एहसास। कुछ तो ऐसा है
कि उसे बार-बार देखने और उससे बातें करने का दिल ललचाता है। लड़की ने बताया था कि रेवती का घर सामने ही है और वह उसे बुलाकर लाने को भी तैयार थी, लेकिन किसी लड़की को अकेले में बुलाना उसे अनुचित और अशोभनीय जान पड़ता था। लेकिन वह तो उसके घर जाकर पूछ सकता था कि उस घर में कोई आई फ्लू का रोगी तो नहीं है। वहां जाने का उसके लिए तो सरल सा मार्ग खुला था, किंतु स्वयं के मन में झिझक तथा छोटी सी बच्ची के सवालों से घबरा वह यह भी भूल गया कि वह किस प्रयोजन से वहां आया हुआ है। संभवतः कुछ ऐसा ही सुबह रेवती के साथ भी हुआ होगा, जिससे हिचकिचाकर वह अचानक पीछे मुड़ी और घबराहट में उसका मटका नीचे गिरकर टूट गया। मटका तोड़ आने के डर से वह माँ को बताए बिना बाग में जा बैठी हो, और यह भी तो हो सकता है कि उसने मुझे पहचान लिया हो और बाग में मेरे साथ बिताए क्षणों की याद उसे वहां खींच ले गई हो। निराश व्यक्ति रोने के अतिरिक्त कर भी क्या सकता है? नाक से खून बहने के पश्चात भी बिना किसी प्रतिकार अपने हाथ से मीठे आम खिलाना उसके स्नेह तथा लगाव का स्पष्ट प्रमाण है। उसकी मेरे साथ आने की उत्कंठा और बैलगाड़ी में चढ़ने का प्रयास भी उसका मुझसे गहरे लगाव को प्रकट करता है। जब मैं ही इतने सालों से उसे नहीं भूल पाया, तो वह भी मुझे कैसे भूल सकती है? कहा तो यह भी जाता है कि पिछले जन्म का रिश्ता नाता भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। अन्यथा और क्या कारण हो सकता है? ना तो मैं ही उसे भुला पाया और ना ही वह व्यवस्था और छटपटाहट के इन क्षणों में बाग में कुएं के पीछे बैठकर खाए आमों की मिठास भूल पाई। वह लड़की है, किसी के घर की इज्जत, समाज में माता-पिता की आबरू, गाँव बगड़ में उनकी उठ-बैठ, श्रम के स्त्रोचित मान-मर्यादा, वह अनेक बंधनों से विवश है। कोई भी गलत कदम उठाने से वह कुल्टा, कलमुही और चिरमट्ठी जैसे अलंकारों से विभूषित हो जाएगी। इसलिए उसका घर की चौखट लांघना ना तो वांछित है और ना ही अपेक्षित। वह अपनी पीड़ा भी किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती। केवल छुपकर रोना ही उसके लिए सरल काम है। मैं भी सुसंस्कृत, सुशिक्षित और सभ्य मान मर्यादा वाले घर का सदस्य हूँ। मैं भी कोई उथला या छिछोरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं देश का एक जिम्मेदार और सम्मानित नागरिक हूँ। मुझ पर तो आज आई फ्लू से पीड़ित रोगियों की सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं भी केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुपथगामी नहीं हो सकता। दिल में उससे मिलने की लगन है, लेकिन कंवारी लड़की को अकेले में बुलाकर बात करना तो किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस समय मेरे सामने केवल 2 ही मार्ग हैं। पहला, मैं अपनी इच्छा को यह सोचकर दबा लूँ कि मैं जब 10 साल तक उससे नहीं मिला तथा एक कल्पना के सहारे सब कुछ भूला रहा, तो आज भी मैं श्रम को उसी स्थिति में मानकर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसे पूरा करके लौट जाऊँ। और दूसरा रास्ता यह है कि कल सुबह मैं टीम के साथ जाकर उससे मिल लूँ। मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, इसलिए कहीं भी जाने या किसी से भी बात करने का मुझे पूरा हक है। रोगी का पता लगाना और उसके रोग का उपचार करने के लिए ही तो हम हाजिर हुए हैं। रेवती से मिलने और बात करने का यही सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है। आज तो चूक हो गई, लेकिन सुबह किसी भी तरह सबसे पहले रेवती के घर जाकर ही सेवा कार्य शुरू करना है। ग्रुप के किसी सदस्य को मालूम नहीं है कि मैं रेवती को जानता हूँ और उसके परिवार से भी मैं कभी मिला नहीं। चलो, मिलना तो तय हुआ, लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि उससे मिलने की तड़प सिर्फ़ मुझे ही है या वह भी इतनी ही बेकरार है। हे ईश्वर! तुमने मुझे जिस भंवर में डाल दिया है, उससे उभारने का मार्ग भी प्रशस्त करना। मैं सीधा-साधा कोमल हृदय व्यक्ति हूँ। छल प्रपंच या कुटिलता मुझे नहीं आती। मैं केवल प्रेम की भाषा ही समझता हूँ। मेरे दिल में कोई गलत भावना नहीं है। केवल उसको उसकी उसी मासूमियत और भोलेपन में हँसती खिलखिलाती देख सकूँ। मात्र यही अभिलाषा है। उसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ए रेवती, मैं तेरे घर जाकर आई। तू कहाँ गई थी? लड़की ने पूछा। जमींदार ने आज हमारी बटाई के हिस्से का अनाज दिया था। माँ ने तो सुबह ही कह दिया था कि मैं पानी लाने के बाद जल्दी रोटी लेकर खेत में पहुँच जाऊँ। जमींदार ने हमारे हिस्से का अनाज निकलवा कर रख दिया है। उन दोनों से सारा अनाज नहीं लाया जाएगा, इसलिए मैं भी उनकी मदद को पहुँच गई थी। तू मेरे घर क्यों गई थी? मुझसे आज तुझे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया था? रेवती ने उत्सुकतावश पूछा। जी, मुझे तो कोई काम ना था। मैं तो टिड़की के घर खेलने जा रही थी। एक फौजी ने मेरे सामने बैठकर होले से तेरा नाम पूछा, तो मैंने बता दिया कि सामने तो उसका घर है, कहो तो बुला लाऊं। पर वो बोला, ना, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंख तो ठीक है ना?
ऐसा कौन फौजी था जो मुझे पूछने आ गया? रेवती के हृदय में एम के उभर आया था। मुझे क्या मालूम जीजी, मैं तो समझी कि वो तेरी ही जान पहचान का कोई होगा। लड़की बोली, छोरी, तूने यह ना सोचा कि मैं कब किसी से पहचान करने गांव से बाहर गई थी, और फौजी से पहचान करके मैंने क्या लड़ाई में जाना है? उसने किसी और का नाम लिया होगा ना। नाम तो तेरा ही लिया था, पर वो तो गांव में फैली आंख की बीमारी का इलाज करने आया है। मुझे लगा तू सुबह कुएं पर मटका फोड़कर रोती आई थी, तो शायद तेरी आंखों में दवाई डालने की सोच कर आया हो। तू तो बाग में भी रोती सुबकती आई थी। मुझे लगा कि किसी ने उसे तेरी आंख लाल होने की खबर दी होगी। वह क्षण भर को रुकी और फिर बोली, मेरी छोटी बहन की आंख में दवाई डालकर उसके साथ की बहन जी ने बताया कि जिस किसी को आंख की बीमारी हो, उसकी आंखों में देखने से भी बीमारी फैलती है। इसलिए बच्चे की आंख में दवाई डालने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। ऐसे किसी भी बीमारी से दूर रहना ही चाहिए। तू थोड़ी देर में पहुंची, नहीं तो अभी मिल लेती। कुछ देर पहले ही सब जन छावनी की तरफ गए हैं। मैं मिलकर क्या करती? मेरी तो दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं, ना दर्द है और ना ही लाली। बहुत अच्छी बात है जीजी, भगवान तेरी इन बड़ी बड़ी आंखों को हमेशा सही सलामत ही रखे। तू तो जीजी आंखों के किसी बीमार के नज़दीक भी मत जाना, और ना ही उसकी आंखों में देखने की कोशिश करना। बहुत खतरनाक बीमारी बतावे हैं। हाथ लगाने से भी बीमारी हो जावे है, और दर्द भी खूब होवे है। मेरी छोटी बहन बेचारी रात भर चिल्ला चिल्ला कर बेदम हो जावे है। अच्छा छोटी, छोरे छोरियाँ दोनों साथ ही इलाज करे हैं? कैसी हैं छोरियाँ? उनकी जोड़ की हैं कि कोई छोटी बड़ी हैं? खूब पटर पटर बोलती होंगी। रेवती ने जिज्ञासा व्यक्त की। देखने में तो तेरी मेरी जैसी दिखे थी, लेकिन समझा ऐसे रही थी जैसे सारी शिक्षा उन्होंने ही ले ली है। आंखों के मरीज को छूने, उनकी आंखों में देखने वाले को बीमारी झट पकड़ लेवे है। दवाई डालने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह साफ करने चाहिए। खुद को बचाने की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा तू बता, कोई जानबूझकर तो कोई अपनी आंख नहीं छुड़वावेगा, लेकिन शिक्षा पूरी लेने के लिए यह भी बताना बहुत जरूरी है। रेवती बोली, सिर्फ किसी को छूने या उसकी आंख में देखने से ही देखने वाले की आंखें भी बीमार हो जावे हैं, यह बात तो कुछ जची नहीं। तेरी माँ तेरी छोटी बहन की आंखों में दवाई भी डालती होगी, उसे उठाती बैठाती भी होगी। क्या उसकी आंख खराब हो गई? रेवती ने पूछा। हाँ रेवती, लगता तो ऐसे ही है। सुबह उठी तो उसकी दोनों आंखें चिरमठी सी लाल थी। कल आवेंगे तो माँ भी अपनी आंख दिखा लेगी। पर जीजी तू तो दूर ही रहना, मैंने तो बात पर यकीन ना होता। सिर्फ बीमार को देखने या छू लेने से कैसे बीमारी पकड़ लेगी? पर तने बताया है तो मान लेती हूँ। वैसे मुझे तो ये सब ढोंग ही नजर आवे है। तू कहीं जा रही थी या फिर मेरे पास ही बताने आई थी? मैं तो मेरी दादी के पास जा रही थी। उसकी आंख भी छोटी को खिलाते खिलाते ही बीमार हो गई ना। मगर तू नजर आ गई तो तुझे बताने तेरे पास रुक गई। मैं चलती हूँ, तू ध्यान रखना। रेवती को एमके से रूबरू मिलने का सरल रास्ता मिल गया था। उसने मन में उस लड़की को धन्यवाद दिया और सीधी गुलिया के घर पहुंची। उसकी दादी माथा पकड़कर बैठी थी। रेवती ने जाकर दादी के गले में बाहें डाल दी और उसका चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, दादी, माथा पकड़कर क्यों बैठी है? क्या तेरी आंखों में भी तकलीफ है? रेवती, मेरी आंखों में भी बीमारी आ गई है। फौजन डॉक्टरनी ने कहा था कि माता जी अपना चेहरा ढक कर रखना, और किसी को ना तुम देखना और ना ही देखने देना। पर छोरी, तूने तो मेरा चेहरा ही अपने हाथों में भर लिया। तू तेरी काकी के पास जाकर हाथ धोने की दवाई ले ले पहले, और चुपचाप अपने घर जाकर बैठ जा। खतरनाक बीमारी है बेटी, तू बचकर रहना। दादी, मुझे क्या मालूम था कि तेरी आंखों में भी बीमारी आ गई है, नहीं तो मैं तेरे गले में बाहें क्यों डालती। अब मैं ध्यान रखूंगी, मैं काकी से दवा लेकर अपने घर जाती हूँ। अच्छा बेटा जा, अपना ध्यान रखना, दादी ने अपना मुंह ढककर कहा। रेवती खुश थी कि उसका एमके से मिलने का इंतजाम हो गया। आंखें बीमार होंगी तो फौजी डॉक्टर खुद संभालेगा। उससे मिलने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ भी होगी तो सह लूँगी। मर तो नहीं जाऊंगी, और उसकी बाहों में मर भी गई तो मेरी सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा मुझे, लंबी उम्र जी कर भी। फिर मटकती हुई अपने घर आई और अपनी माँ के गले लिपट गई। रेवती, मेरी आंखों में भी बीमारी आ गई है, तो मेरे गले क्यों लग गई? उधर आले में हाथ धोने का पाउडर रखा है, तू झटपट पहले अपने हाथ धो ले, और हाथ मुंह के बिल्कुल मत लगाना।
बेटा अब घर का सारा कामकाज और रोटी पानी तुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो किसी चीज़ के हाथ ना लगाऊंगी, नहीं तो मेरी बीमारी तन्ने और तेरे बापू ने भी पकड़ लेगी। कोई बात ना माँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सब कर लूंगी, रेवती ने खुश होकर कहा। सुबह अपने एमके से मिलने की खुशी उसके दिल में समा नहीं रही थी। उसने रात भर जागकर अपनी आंखों को खूब मला ताकि वे लाल होकर सूज जाएं और सुबह तक वह भी आंखों के मरीज की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सके। अगर एमके ने रेवती से उसके घर का पता पूछा है और उसके दिल में भी मुझसे मिलने की उतनी ही तड़प है, तो वह सबसे पहले मेरे घर ही आएगा। अगर उसे मेरी याद ना होती और मुझसे मिलने की इच्छा ना होती, तो वह रेवती को रास्ते में रोक कर मेरे घर का रास्ता क्यों पूछता। सुबह कुएं पर भी उसने मुझे पुकारा था और खड़ा खड़ा कुछ कह भी रहा था, लेकिन मेरे ही डर ने सारा काम खराब कर दिया। मैं रुक कर सुन लेती, और अगर उसने मुझे बुलाया था तो मैं उसके पास जाकर पूछ भी लेती कि क्या उसने मुझे ही बुलाया था। अब सुबह ही पता चलेगा कि क्या उसने मुझे ही बुलाया था। सुबह की परेड के पश्चात कर्नल सूबे सिंह भी उपस्थित थे। परेड के बाद कुमारी दीप्ति की अगुवाई में कर्नल साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरपंच ने टीम सदस्यों की आत्मीय व्यवहार और सेवा भाव से गदगद होकर कर्नल साहब को धन्यवाद भिजवाया है। कर्नल साहब ने गांव में चलाए जा रहे आई फ्लू रोकथाम के विगत दिवस की सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए टीम लीडर मनोज कुमार और टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा कि कल आई फ्लू के रोगियों की हमारे नौजवान साथियों ने स्नेह और आत्मीयतापूर्वक सेवा की है। उससे गांव के लोग बहुत ही प्रभावित और आभारी हैं। एनसीसी की सदस्यता ग्रहण करते समय हम ईश्वर को साक्षी मानकर एकता तथा अनुशासन की शपथ लेते हैं। उसी भावना से हम बिना किसी पश्चाताप विपदाग्रस्त लोगों की सेवा भी करते हैं। कल के निर्णय अनुसार आज 25 कैडेट के 5 ग्रुप दीप्ति कुमारी की लीडरशिप में रोगियों की सेवा के लिए जाएंगे तथा अपनी संपूर्ण क्षमता और सद्भावना से कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आप सब विशेष रूप से इस टास्क के लिए चयनित और समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपसे अधिक कुछ कहने और बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। कार्यस्थल पर स्थिति के अनुरूप आपको ही उचित निर्णय करना है। हेड ऑफिस ने प्रत्येक कैडेट की कार्यकुशलता तथा आचरण को ध्यान में रखते हुए आपका चयन किया है। उसी भावना और क्षमता को बनाए रखना आपके ऊपर निर्भर है। दीप्ति कुमारी आज आपका नेतृत्व करेंगी। कोई सवाल? नहीं तो आगे बढ़ो। आदेश मिलते ही टीम अपना आवश्यक सामान लेकर रवाना हो गई। मनोज कुमार को ध्यान ही नहीं रहा कि कल उसी ने कर्नल साहब को अपनी सहयोगी दीप्ति कुमारी की अगुवाई में आज टीम को सेवा कार्य के लिए भेजने की सूचना दी थी। मनोज कुमार के लिए वहां रुकना कठिन हो गया था। उसने विश्राम की मुद्रा में खड़े शेष कैडेटों को सावधान करके मार्च टू कैंप का आदेश दे दिया और स्वयं उन्हें लीड करता हुआ आगे चलने लगा। कर्नल साहब पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। कैंप के सामने पहुंचकर मनोज कुमार ने यूनिट को स्टॉप किया और विश्राम का आदेश दे दिया। फिर स्वयं यार्ड में शेष गाड़ी को छोड़कर इंजन की भांति फ्री होकर एमके भी अपने टेंट में आ गया। लेकिन उसका मन बहुत उचाट था। वह भी रात भर रेवती से मिलने के अनेक मंसूबे बांध चुका था। उसे अपने अति उत्साह के निर्णय पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने दीप्ति का नाम आज के लिए प्रस्तावित किया ही क्यों? वह खुद टीम का लीडर है, वही तो इस अभियान का कैप्टन और प्रमुख है। कर्नल साहब तो केवल उनकी गाइडेंस और अनुशासन के लिए उनके साथ हैं, वरना इस अभियान में घर के मुखिया से अधिक उनका कोई रोल नहीं। मुझे ही आई फ्लू की रोकथाम और रोगियों के रोग मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाने, कैडेट्स की नियुक्ति करने का अधिकार है। डॉक्टर भी हमारी सहायता के लिए ही साथ भेजे गए हैं। रोग की सीरियसनेस और उपयुक्त दवाई के इस्तेमाल और उसकी मात्रा बताने का काम ही ये लोग करते हैं, वरना बाकी सब तो कैडेट को ही करना पड़ता है। मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे की? क्या यह मेरा रेवती से मिलने और उसे अपने दिल की बात बताने का उतावलापन नहीं है? यदि मुझे रेवती से मिलने की उत्कंठा नहीं होती, तो भी क्या मैं इतना ही उद्विग्न होता? यदि रेवती मेरे सामने ना आई होती, तो क्या मैं उसी की भांति अन्य रोगियों से मिलने को इतना ही छटपटाता? रात भर मैं उससे मिलकर बात करने के न जाने कैसे कैसे तरीके खोजता रहा। कोई किसी के लिए इतना बेचैन कैसे हो सकता है? मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे रेवती से कुछ तो अनापेक्षित लगाव है। वह उधेड़बुन में उलझा न जाने कब से अपने टेंट से दूर कुएं के पास पहुंच गया। रेवती के टूटे मटके के ठीकरे अभी तक वहीं पड़े हुए थे।
वह सोचने लगा, वह तो रोज़ यहाँ पानी भरने आती होगी, शायद आज भी वह पानी भरने आई। एक मटका टूट गया तो क्या हुआ, घर में मटके तो और भी होंगे। घर गृहस्थी में एक मटके से कैसे काम चल सकता है? और यदि एक ही मटका था और वो भी टूट गया, तो क्या वे लोग पानी पीना छोड़ देंगे? गाँव में क्या और मटके नहीं मिलते होंगे? एक टूट गया तो दूसरा ले लिया होगा, लेकिन उसके बिना तो गुज़ारा होना भी मुश्किल है। मटका टूट गया तो माँ के डर से बाग में जा बैठी और वहाँ से भी रोती सुबकती घर लौटी। केवल मटका टूट जाने का इतना डर? नहीं, रोने की वजह कुछ और ही रही होगी। निश्चय ही उसने मुझे पहचान लिया होगा, वरना वह पीछे मुड़कर ही क्यों देखती। शायद मुझसे बात करने को लौटना चाहती हो, लेकिन झिझक कर रह गई हो। ना मिल पाने के दुख से छटपटाकर बाद में वह अपने मन की भड़ास निकालने के लिए बाग में गई हो। निराश व्यक्ति के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कौन सा रास्ता बचता है? लेकिन मिलने की उम्मीद की डोर इतनी आसानी से टूटती कहाँ है? मैं भी तो मिलन की उसी पतली सी रेखा की आस की किरण खोज रहा हूँ। किसी को चाहना भी कितना मुश्किल काम है। व्यक्ति ना तो चैन से जी सकता है और ना ही वह पीर पैगंबर बन सकता है। सुबह उठी तो रेवती की आंखें सूजकर पकोड़ा बनी हुई थी। दवाई वगैरह कुछ डाली नहीं थी और उसने आई फ्लू के रोगियों की लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पूरी मेहनत की थी। रात भर आंखों में चीस उठती रही, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना लिए वह बलिदान होने का दिल में प्रयास करती रही। उसकी माँ तो पहले ही खाट पकड़ चुकी थी, अब रेवती ने भी वही राह पकड़ ली। आंखें खुल नहीं पा रही थी, कोशिश करने पर दर्द होता था, किंतु फिर भी अपने एमके को देख निकटता से देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। घर का सारा कामकाज पिता को करना पड़ रहा था। रोटी पानी तक की व्यवस्था उसके जिम्मे आ गई थी। दोपहर होते फौजियों की टीम 5-5 के ग्रुप में पहुंची। रेवती के घर में दीप्ति मैडम की अगुवाई में कुछ कैडेट्स पहुंचे। दीप्ति ने पहले रेवती की माँ की आंखें देखी, फिर उसमें दवाइयाँ डालकर रेवती के पास आई। रेवती की आंखों पर रगड़ने के निशान साफ नजर आ रहे थे। दीप्ति ने उसके गालों को छूकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रेवती। उसने आंखें खोलने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आंखों में जैसे आग लगी हुई है, लगता है जैसे कंकड़ रड़क रहे हैं। तुमने आंखों को जोर से मला था क्या? ना, मैं अपनी आंखों को क्यों मलती? लेकिन जब बहुत ही खारिश होने लगी तो पलकों की ऊपर ऊपर से हल्के हल्के पपोड़ा जरूर था। रेवती, तुम्हारी आंख तो बहुत खराब हो गई है, लगता है दवाई से ठीक नहीं होंगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। एम के साथ नहीं आया क्या? तुम एम के सर को जानती हो? ना, मैं क्या जानूं। कल सुबह तुमने ही तो कुएं पर आते समय एम के को दूर से आवाज़ दी थी। अच्छा, एम के सर का नाम सुनकर तुम भी मटका फेंक कर भाग गई थी। वो मेरे पीछे खड़ा था और तुमने अचानक उसका नाम लिया तो मैं घबरा गई। तेरी तो आंखें बंद हैं, तूने मुझे पहचाना कैसे? तेरी आवाज़ से। कह दे वो तू नहीं, कोई और थी। एम के को बुलाने वाली तो मैं ही थी, लेकिन हमारे एम के सर को तुम कैसे जानती हो? अब तो कब से एम के सर कर रही है। कल भी सभी फौजी इसी तरह उनका नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो तुम्हारे साथ आया है कि नहीं। नहीं, एम के सर का तो आज रेस्ट है, वह तो आज नहीं आएंगे। लेकिन उनके पीछे तो मेरी आंख फूट गई। मैं किससे बताऊं? एम के सर के बाद मैं भी तो हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में दवा डालकर इलाज करूँगी। नहीं बहन जी, तेरा बस का ना है। तू तो अभी ऑपरेशन की बात कर रही थी। तू तो मेहरबानी करके एम के नहीं बुला दे, मेरा इलाज तो उसके पास ही है। वह अपना मुंह ढककर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। इतनी सुंदर लड़की ने एम के से मिलने के लिए खुद ही अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर खराब कर लिया, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। गांव में दूसरे भी तो सैकड़ों मरीज हैं, किसी ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। चुपचाप आंखों में दवाई डलवा ली और उन्हें बताया वैसे ही मान लिया। लेकिन इसे मालूम है कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है और इसका इलाज तो केवल उसी के पास ही है। बाकी सब लोग बेकार और निकम्मे हैं। कल एमके ने गांव में ऐसा क्या चमत्कार किया कि गांव की सबसे सुंदर लड़की उसकी दीवानी हो गई। उससे मिलने के लिए खुद ही अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर सुझा लिया और अपनी माँ के साथ जबरदस्ती चिपक कर आई फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी को जानबूझकर गले लगा लिया। इस बीमारी से होने वाली तकलीफ का शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है
तो उसके पीछे कारण भी बड़ा ही होता है। एम के तो बहुत ही शरीफ और भोला-भाला सा युवक है, उसका तो ऐसा कोई चक्कर नहीं लगता। मगर किसके मन में क्या है भगवान ही जाने, लेकिन भोली सूरत के पीछे क्या है, रेवती जाने या एम के सर। परेड के लिए जाते मनोज कुमार को कर्नल साहब ने रोककर अपने टेंट में बुलाया और उसे हेड ऑफिस से आए ऑर्डर की जानकारी दी। वायरलेस संदेश में एमके को तत्काल दिल्ली भेजने का आदेश ही दिया गया था। मनोज कुमार वर्तमान अभियान अधूरा छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं था, किंतु सेना के नियमानुसार वह ऑर्डर को ना भी नहीं कह सकता था। समर्पित फौजी को तो यह भी अधिकार नहीं होता कि वह अपने कमांडिंग ऑफिसर से, जब उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है तो उसे आग में कूदने या खाई में छलांग लगानी ही होती है। वह उससे क्यों, कब, कैसा जैसे सवाल नहीं कर सकता। मनोज कुमार ने भी सावधान होकर जोरदार सैल्यूट किया और यस सर कहा और अपने टेंट में आकर अपना सामान बांध लिया। मनोज कुमार अपना सामान लेकर टेंट से बाहर निकलने ही लगा, तभी दीप्ति ने उसके समीप पहुंचकर पूछा, एम के सर, अचानक ये कहाँ की तैयारी कर लिया आपने? हेड ऑफिस से मुझे तत्काल हाजिर होने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा सर, लेकिन अपनी मरीज को बिना इलाज छोड़कर जाना उसके लिए खतरनाक होगा। वह किसी दूसरे को छूने नहीं देती, कहती है उसका इलाज तो सिर्फ आपके पास ही है। तुम क्या कह रही हो दीप्ति? ऐसा कौन मरीज है? वह बाकी किसी को हाथ ही नहीं लगाने देता। मैं तो गांव के लोगों को जानता तक नहीं। जो भी आई फ्लू का मरीज मिला मैंने तो बिना नाम पता पूछे उसका इलाज किया। एम के ने जोर देकर कहा, शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन कोई है जिसने आपको नज़दीक से देखने के लिए खुद रगड़ रगड़ कर अपनी आंखों को सुजा लिया है और उसे आई फ्लू हो जाए इसके लिए उसने पहले से रोग के शिकार को गले लगाकर बीमारी मोल ली है, दीप्ति ने बताया। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी दुनिया में हैं कि जो जानबूझकर जानलेवा बीमारी को गले लगाना चाहते हैं। सर, सुना है इश्क नाम का जुनून महबूब को मिलने के लिए कच्चे घड़े के सहारे तैरकर नदियां पार करने तक की मजबूर कर देता है। कच्चा घड़ा पिघल कर डूब जाने से जान को खतरा सामने ही दिखाई देता है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि दूसरे किनारे पर मौजूद महबूब से मिलने जाने के लिए ऐसा दुष्प्रयास भी किया जा सकता है। दीप्ति ने उदाहरण दिया। कैसी उलूल जुलूल बातें कर रही हो दीप्ति? यहाँ आई फ्लू जैसी महामारी में कैसा इश्क और किसका इश्क? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता पड़ी है और तुम एक नया ही राग अल्पाने लगी हो। एम के सर, कल सुबह कुएं पर मटका तोड़कर भागी रेवती उस अधूरी मुलाकात को पूरा करने के लिए रात भर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रगड़ती रही ताकि वे सूजकर और बड़ी हो जाएं। इतना ही नहीं, उसकी माँ आई फ्लू से ग्रस्त है। वह जानबूझकर उससे लिपट गई ताकि सुबह वह टीम के सबसे बड़े डॉक्टर को अपनी बीमार आंखें दिखाकर डॉक्टर को नज़दीक से अच्छी तरह देख सके। दीप्ति ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब कोई आत्महत्या की ही ठान कर बैठा हो तो कोई उसे कैसे समझा सकता है? मैं किसी ऐसे मरीज को नहीं जानता। मुझे हेड ऑफिस में तत्काल हाजिर होने का ऑर्डर मिला है। अब तुम ही टीम की लीडर हो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैं चलता हूँ, ड्यूटी पहले। वह झटके से पीछे मुड़ गया। शायद उसकी आंखों में आया ज्वार अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। मनोज कुमार वर्षों बाद अचानक मिली रेवती से न मिल पाने की कसक लिए अपने कर्तव्य के पालना के लिए जयरामपुर छोड़कर दिल्ली रवाना हो गया। उसके मन मस्तिष्क में अनेक सवाल घूम रहे थे, लेकिन किसी सवाल का उसके पास कोई सटीक और पूर्ण उत्तर नहीं था। दिल समझाने के लिए कितने ही तर्क और वह सोच सकता था, किंतु उनसे वह खुद संतुष्ट नहीं था। दीप्ति ने जो कुछ बताया वह सत्य था। दो बिछड़े अजनबियों का अकस्मात मिलन संयोग भी हो सकता है, किंतु उन दोनों के दिलों में भी कुछ तो ऐसा था जिसके लिए वो बेकरार थे। यदि उन्हें मिलने का मौका मिलता तो संभव है बेकरारी की पींग कुछ और ऊंचाई तक पहुंचती और उनका मिलन प्यार के बादलों में अपनी मंजिल खोजने लगता। रात भर जागकर सिलसिला आगे बढ़ाने के रास्ते खोजना कुछ तो अर्थ रखता ही होगा। रेवती का एमके से मिलने के लिए अपनी आंखों को क्षतिग्रस्त कर लेना भी अकारण तो नहीं था। जिस बीमारी के बचाव के लिए सरकार ने डॉक्टरों के साथ एनसीसी की समर्पित टीम को गांव में भेजा, उससे ही महामारी की भव्यता का पता चलता है। लेकिन केवल किसी से मिलने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन रेवती ने एमके से मिलने और उसे करीब से देखकर बात करने के लिए उसने अपनी आंखों की बलि ही दे दी। धरती और आकाश के बीच का आकर्षण बहुत प्रबल है।
उसके मिलने के बिना भी न जाने क्या कुछ घटता बढ़ता रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि प्यार के अंकुर का श्री गणेश हो चुका था। दीप्ति ने एमके की आंखों में उमड़ते बड़वानल को देख लिया था। वह समझ गई थी कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है और वे एक दूसरे को देखने और मिलने के लिए किसी भी मार्ग पर चलने को आतुर हैं। मनोज टीम का लीडर है और उसे किसी भी समय कहीं जाने का अधिकार है। रेवती को आई फ्लू की रोगी बनकर उससे मिलने का सबसे उपयुक्त और सरल मार्ग दिखाई दिया, किंतु सबकी मन मांगे मुराद तो पूरी नहीं होती। प्रत्येक घटना का कुछ तो कारण बनता ही है। मनोज को अचानक हेड ऑफिस में बुला लिया गया तथा वे कर्तव्य पालन के लिए अपनी चाहत की बलि देकर मन महसूस कर चुपचाप चला गया। देश की रक्षा को समर्पित देशभक्त फौजियों की यही तो विशेषता है। अपनी प्रियजन को संकट में छोड़कर चला जाना भी तो बहुत बड़ा त्याग है। दीप्ति अपनी टीम के साथ गांव में पहुंची, लेकिन ग्रुप के अन्य कैडेट्स को दूसरे मोहल्ले में भेजकर वह रेवती के घर पहुंची। रेवती की मां को दवाई से काफ़ी राहत मिली, लेकिन लड़की की हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी आंखें ही नहीं, दर्द से चेहरा भी सूजा हुआ और पलकें चिपक गई थी। मां की आंखों में दवाई डालकर दीप्ति ने रेवती के गालों को सहलाकर पूछा, रेवती, आंखों में जलन हो रही है क्या? जलन क्या, आग लगी है आंखों में। मुझे लगता है अब मेरी आंखें नहीं बचेंगी, उसने कहा। तुमने कल दवाई नहीं डलवाई इसलिए तकलीफ और बढ़ गई है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी आंखों की जांच करके दवाई डालती हूँ। एकदम से ठंड पड़ जाएंगी और तुझे बहुत आराम मिलेगा। पलकें चिपक गई हैं, मैं गुनगुने पानी में पाउडर डालकर पहले धीरे धीरे साफ करती हूँ, फिर दवाई डाल दूंगी। तू थोड़ी देर चुपचाप लेटी रहना, जल्दी ही तुझे आराम हो जाएगा। मैं कौन सी पहलदूज खेल रही हूँ बहन जी, मैं तो चुपचाप ही लेटी हूँ। एम के सर तेरे साथ आया है ना? रेवती ने पूछा। नहीं, उनको किसी और काम से भेजा गया है शायद। क्या वह आज भी नहीं आया? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। क्या शहर के लोगों को दूसरों के दुख तकलीफ पर बिल्कुल दया नहीं आती? वो तो बहुत दयालु और सीधा है। रेवती, शहर के लोग भी इंसान ही होते हैं, उनमें भी दया, धर्म और अपनापन होता है। तुमने सच कहा। मनोज कुमार सर तो सचमुच ही बहुत दयालु और भोला भाला नौजवान है, लेकिन फौजी जवान नियम कानून से बंधा होता है। सरकार ने समझा गांव में फैली आंखों की बीमारी से बचाने के लिए जवानों को भेजा जाए, तो हम सब यहाँ पहुँच गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए एम के सर को दिल्ली बुला लिया गया। वह तो बेचारा यहाँ तुम्हारा इलाज करने ही आया था। दीप्ति ने पानी में भिगोई रुई से उसकी आंखें साफ की। सर तो अपना फर्ज मानकर चला गया, पर बहन जी मैं तो रात भर फड़क तड़पती रही। अब कब आएगा एम के सर? उसने आंखें खोलने का प्रयास करते हुए पूछा। तू फिक्र क्यों करती है रेवती? तेरा इलाज तो हो ही रहा है ना। एम के करे या कोई और, तेरी आंखें तो लाल हो रही हैं, सूजन भी बहुत है। तू तो अब कई दिन घर से बाहर मत निकलना, बस दवाई डालकर लेटी रहना। इस दवाई से तुझे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। पता नहीं बहन, आराम कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। एक बार देख लेती तो तसल्ली हो जाती। तो अब तू ही मेरी आंखों का इलाज करेगी? नहीं, कल मैं नहीं आऊँगी, कोई दूसरा ही तेरी आंखों में दवाई डालेगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सभी कैडेट्स उतने ही प्यार और अपनेपन से मेरे मरीजों की सेवा करते हैं। तो दवाई ठीक समय पर डलवा लेना और धूप में बाहर मत निकलना। मौका मिला तो मैं फिर आऊँगी। अच्छी बात है बहन, मैं तेरी बात याद रखूँगी, पर हो सके तो तू ही आ जाना। तेरी बातों में बहुत आराम मिला है। और हो सके तो तेरे एम के सर को भी लेती आना, मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी। रेवती, एम के सर को तू बहुत याद कर रही है, ऐसी क्या बात है उसमें? क्या तू पहले से एम के सर को जानती है? उससे कोई रिश्ता नाता है तेरा? ना रिश्ता नाता तो कोई नहीं, सिर्फ उसका भोलापन और बातों की मिठास ही अपनी तरफ खींचती है। मुझे लगता है कि वो एक बार मेरी आंखों में दवाई डाल देता तो शायद जल्दी ठीक हो जाती। मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाती कि ये वही एम के है। उसकी आंखें नम हो गई। रोना नहीं रेवती, आंखों में तकलीफ हो जाएगी। भगवान की लीला निराली है। आह भरी उसने। 15 दिनों तक कैडेट की सार्थक और आत्मीयतापूर्ण नियमित सेवा शुश्रूषा से पूरा जयरामपुर गांव आई फ्लू जैसी महामारी से मुक्त हो गया था। अब पूरे गांव में इस रोग से पीड़ित कोई रोगी नहीं था। बूढ़े, बच्चे तथा युवक युवतियां रोग से छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। रेवती को अपनी ही गलती से कई दिनों तक बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी।
कई बार तो पलकें खोलने से उसे नानी याद आ जाती थी। उसे भय लगने लगा था कि वह अपनी आंखें ही ना खो बैठे। भला हो दीप्ति फौजन का, जिसने दवाई में रुई भिगोकर बहुत ही प्यार और हल्के हाथों से आंखें साफ करके उसकी पलकें खोली। जिसमें दवाई डाली, वह दीप्ति को देवी मानकर उसकी पूजा करने लगी थी, जिसके हाथों ने चमत्कार किया था और उसे फिर दिखाई देने लगा। क्योंकि जयरामपुर गांव आई फ्लू की महामारी से पूरी तरह मुक्त हो चुका था, इसलिए फैसला किया गया कि कल एनसीसी के सभी कैडेट्स अपने जिले मुख्यालय को लौट जाएंगे और जयरामपुर के अस्थायी कैंप का आज आखिरी दिन होगा। कर्नल साहब के आदेश पर आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर ने गांव वालों को चौपाल पर बुलाकर आंखों की देखभाल और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए सावधानियां बताई और उन्हें आंखों की कुछ एक्सरसाइज सिखाने के साथ साथ गांव में बिना पैसे आसानी से मिलने वाले साग सब्जियों, फल और जड़ी बूटियों के सेवन की भी सलाह दी। हरे पत्ते वाली सब्जियों तथा ताज़ा फलों के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है और वे निरोग रहती हैं। डॉक्टर ने बताया, वैसे तो मनुष्य के शरीर में प्रत्येक अंग का अपना महत्व है और किसी भी अंग के अभाव में व्यक्ति विकलांग हो जाता है, किंतु आंखें शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है। इसलिए स्वस्थ आंखों के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आंख है तो जहान है, नहीं तो नेत्रहीन व्यक्ति के लिए पूरा संसार रंगहीन तथा अंधकार में है। रेवती ने उसकी आंखें ठीक होने पर एक दिन भावुक होकर दीप्ति के पैर पकड़कर कहा था, बहन जी तेरी मेहरबानी से मेरी आंखें बच गई, नहीं तो मैं तो अंधी ही हो गई थी। तूने बड़े प्यार से मेरी आंखों में दवाई डालकर बचा लिया। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू मेरे वास्ते देवी है। मैं तेरी क्या खातिर करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तू जाते दिन एक बार आकर मेरी आंखें जांच लेना, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रेवती, इसमें मेहरबानी की तो कोई बात नहीं है। हमने तो अपनी ड्यूटी की है। मेरी जगह कोई दूसरा कैडेट होता तो वह भी इतने ही प्यार और अपनेपन से तेरी आंखों की देखभाल करता और दवाई डालता। लेकिन तू एक बात सच बता, तूने तेरी आंखें रगड़ रगड़ कर खुद खराब की थी ना? ना बहन, कोई अपनी आंखें खुद क्यों खराब करेगा। हाँ, गलती से मैं दादी के गले जरूर लग गई थी और माँ की आंखों का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाहर से हंसती खेलती घर में आई तो माँ सामने खड़ी थी। बस प्रेम के झोंके में मैं माँ के गले लग गई। रात में जब आंखों में बहुत खारिश होने लगी तो मैंने जरूर मसला था। पर क्या एम के सर को देखने के लिए भी तो बीमार होना जरूरी था ना? उसे तो मरीज के पास आना ही पड़ता ना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर जब सब लोग एम के सर को ही बुला रहे थे तो मेरा भी मन उसे देखने को हुआ था। तू उसके साथ ही रहती है, तू तो जानती होगी। क्या वह सचमुच ही बहुत अच्छा डॉक्टर है? कैसा है एम के सर? हाँ, हम साथ ही रहते हैं, लेकिन मेरा घर उससे थोड़ा दूर है। हम तो कैंप में ही मिलते हैं। मैं उसके घर तो कभी नहीं गई, पर उसके घर का पता मुझे मालूम है। तेरा कोई काम है उससे? ना, काम तो कोई नहीं बहन। अजनबी से मेरा क्या काम होगा? लेकिन जब तुम सब जन उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। एक बार मैं मिल लेती तो दिल की बात दिल में ना रहती। अब तो तुम्हारा काम भी खत्म हो गया। अब तो तुम फिर क्यों इस गांव में आओगे? पर जाने से पहले एक बार मिलकर जाना। कहो तो मैं ही छावनी आ जाऊं? तुझे वहां आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाऊंगी। फैसला हो गया है, ग्राम पंचायत ने कैडेट्स के लिए कल दोपहर खाने का प्रबंध किया है। आज रात छावनी का सारा सामान गाड़ियों में लाद दिया जाएगा और दोपहर के भोजन के बाद कैडेट रवाना हो जाएंगे। आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है। तो बहन जी, कल तुम मुझसे मिलने आओगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ रेवती, मैं तुझसे मिलकर ही जाऊंगी। तू घर पर ही रहना। ये दवाई की एक शीशी रख ले। रात को सोने से पहले अच्छी तरह अपना मुंह और आंखें साफ करके एक एक बूंद दवाई दोनों आंखों में डालकर सो जाना। तेरी आंखें अच्छी रहेंगी। दीप्ति ने उसे आई ड्रॉप की एक शीशी दी और अपने कैंप लौट आई। रात भर दीप्ति को यह विचार मत्ता रहा कि रेवती का एम के से कुछ तो पुराना संबंध है, किंतु लड़की बता नहीं पा रही। वरना बिना देखे ही किसी अजनबी से इतना लगाव होना बहुत मुश्किल है। एम के मेरे साथ ही तो कैंप में आया है और दिन भर वह दूसरे मरीजों की देखभाल में लगा रहा। उस दिन तक तो रेवती की आंखें बिल्कुल ठीक थी। मेरे सामने कुएं से पानी लेने गई और किसी कारण से उसका मटका टूट गया। घबरा कर भाग आई। फिर एम के उससे कब और कहाँ मिला होगा? सोचते सोचते उसका दिमाग भन्ना गया।
वह आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रेवती और एमके का संबंध उलझा ही रहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।